पहली बात तो ये है कि हर इंसान चाहता है कि वो शासकीय सेवा में जाए। हर इंसान चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी हो। शायद मेरे हिसाब से दर्शक में से भी कोई ये नहीं चाहेगा कि उसकी शासकीय नौकरी ना हो, गवर्नमेंट जॉब ना हो। शिक्षा का जो क्षेत्र है वो मैं एक सेवा का सबसे अच्छा क्षेत्र मानता हूँ। NIOS DLED जिन लोगों ने करा हुआ है, क्या वो वर्ग 2 में एलिजिबल हैं या नहीं हैं? पब्लिशर हैं, उनको उनकी पुस्तक बेचने से मतलब है कि हमारी जो बुक है वो बिके। इवन सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 10-10, 12-12 घंटे भी तैयारी करते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं 4-5 घंटे पढ़ते हैं। 10 घंटे वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो 4-5 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा क्या है? स्टूडेंट्स की क्या रहती है कि ये बुक्स भी खरीद ली, वो बुक्स भी खरीद ली, किसी ने बता दिया ये भी खरीद ली, खरीद के रख, 1-2 दिन पढ़ी, बुक पटक ली। उनका भी अपना अलग महत्व है और सेल्फ स्टडी का भी। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि शायद वो दौर कभी हमें देखने को ना मिले। बिल्कुल एक पूरा सिटी पूरा बंद था, शहर बंद था, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था। एक बात करेंगे सैलरी की, ये कोई बात करेंगे, क्योंकि जब जॉब लग जाती है तो ये मतलब अधिकतर लोग इसीलिए तो जॉब करते हैं, हमारे पास सैलरी है, हमारा घर चले। तो इसके बारे में बताइएगा कि कैसी क्या सैलरी है? देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक मन में एक जुनून होना चाहिए, कुछ भी कर गुजरने का एक साहस होना चाहिए। हमारे मन में नौकरी पाने की एक ललक होना चाहिए। करत करत अभ्यास जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जात है और सिल पर परत निशान। नमस्ते, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। वर्ग 2 इंग्लिश लिटरेचर के लिए आप सभी ने बोला कि भैया इंटरव्यू लेकर के आइए, तो आज आपके सामने हम पेश हैं राघव भैया के साथ में, वर्ग 2 में चयनित हैं। उनसे ही हम उनके बारे में जानेंगे और इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम भैया अपना परिचय दीजिएगा। एस सक्सेस क्लास के सभी दर्शकों को और फॉलोअरों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम राघव धाकड़ है। मैं माध्यमिक शिक्षक पद पर शासकीय हाई स्कूल बागपरिया, विकासखंड वाड़ी, जिला रायसेन में पदस्थ हूँ। अभी 30 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तो भैया आप ये बताइए कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से एक बार आप बता दीजिए ताकि वो और भी अच्छे से परिचित हो पाएँ। मेरा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में मेरा 12th तक स्कूलिंग में मेरा मैथ सब्जेक्ट था, मैथ साइंस सब्जेक्ट था। उसके बाद मैंने BA इंग्लिश लिटरेचर से किया, उसके बाद मैंने DED किया, उसके बाद मेरा MA है इंग्लिश लिटरेचर से, PG DCA है। बिल्कुल, इसमें एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम इंटरव्यू को और भी आगे लेके जाएं कि मतलब आप ना इससे पहले टीचर बनने से पहले आप किस कार्य में संलग्न थे, आप क्या करते थे? मेरी नियुक्ति होने से पहले मैं वैसे शिक्षा विभाग में ही था, लेकिन अतिथि शिक्षक जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो गेस्ट टीचर की मध्य प्रदेश शासन में जो व्यवस्था है जिसको अतिथि शिक्षक बोलते हैं, अतिथि शिक्षक के पद पर मैं 2016-17 से 17-18 से शिक्षा विभाग में ही कार्यरत था, अतिथि शिक्षक के पद पर। तो आपने देखा कि राघव भैया एज अ गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे थे, और भी आपको मैं बता दूं कि भैया कोचिंग वगैरह भी यहाँ पे पढ़ाया करते थे। बहुत ही अच्छे से अध्ययन अध्यापन का काम उन्होंने करवाया है। तो अभी तक भैया आपने कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाइड करे हैं, आप वो बताइएगा। अभी इस एग्ज़ाम से पहले मैंने रेलवे रिक्वायरमेंट RRB का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया हुआ था, MP पटवारी भी किया हुआ था, MP SI भी किया हुआ था, और वन रक्षक का एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड किया हुआ था। ठीक है, और ये बताइए कि मतलब टीचिंग लाइन मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है और अच्छी भी मानी जाती है, तो टीचिंग में लोग क्यों आए? देखिए, ऐसा है, वैसे तो सबका अपना अपना जुनून रहता है। पहली बात तो ये है कि हर इंसान चाहता है कि वो शासकीय सेवा में जाए। हर इंसान चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी हो। शायद मेरे हिसाब से दर्शक में से भी कोई ये नहीं चाहेगा कि उसकी शासकीय नौकरी ना हो, गवर्नमेंट जॉब ना हो। लेकिन फिर भी अपने हिसाब से बहुत सारे लोग जिनका फिजिकल अच्छा रहता है जिनका फिजिकल अच्छा रहता है वो पुलिस आर्मी में ट्राई करते हैं, जो टेक्निकल में रहते हैं, जो मेडिकल, सबका अपना अपना रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से शिक्षा का जो क्षेत्र है वो मैं एक सेवा का सबसे अच्छा क्षेत्र मानता हूँ कि जैसे आपके अंदर कोई स्किल है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आप आपके स्किल, नॉलेज और टैलेंट से किसी दूसरे को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है ना? और
आप पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो। जैसे मैं आज, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूं तो मेरे टीचर्स की वजह से पहुंचा हूं। कहीं ना कहीं मुझे मेरे टीचर्स का मोटिवेशन रहा होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था भविष्य में कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाऊंगा, और शिक्षा के क्षेत्र में जाने का, बल्कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय सेवा में भी आ जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेरणा रही है अपने टीचर्स की। उन टीचर्स के मोटिवेशन की वजह से ही मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। इसका मेरा जो श्रेय है वो मेरे शिक्षक गुरुजनों को ही जाता है। और कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन में एक कोई गुरु, एक मार्गदर्शक, एक मोटिवेटर जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें, मेरे जो गुरु जो रहे वो प्रैक्टिकली रहे। उन्होंने, जब हम पढ़ते थे, चाहे स्कूल का समय हो चाहे कॉलेज का समय हो, उस टाइम पे जो टीचर्स हमें जो रहे, उन टीचर्स ने हमें जो बताया और हमने उसको फॉलो भी किया। जाहिर सी बात है, टीचर्स सभी को एक समान मानते हैं, लेकिन टीचर्स का हर स्टूडेंट तो सक्सेस नहीं हो पाता, बहुत कम लोग सक्सेस हो पाते हैं। तो वो कम लोग सक्सेस क्यों होते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके टीचर्स को 100% फॉलो करते हैं। बिल्कुल, ये तो है। और अभी हम बुक्स के बारे में आएंगे, बुक्स के बारे में जानेंगे कि आप कौन सी पुस्तकों को फॉलो करेंगे, कि तो आपका इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम लगभग निकल ही जाएगा। उस पर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। एक प्रश्न बार बार पूछा गया है, देखिए मुझे इस प्रश्न का आंसर देने में थोड़ा सा संशय था, मुझे 100% श्योर नहीं था, लेकिन देखा जाए तो राघव भैया को बहुत ही अच्छा नॉलेज रहता है इन चीज़ों का। तो उनसे ही पूछते हैं कि भैया आप ये बताइए, NIOS DLED जिन लोगों ने करा हुआ है, क्या वो वर्ग 2 में एलिजिबल हैं या नहीं है? देखिए, मैं थोड़ी सी एक लीक से हटके जानकारी आपको देना चाहूँगा। लीक से हटके नहीं कह सकते, क्योंकि हम शिक्षा विभाग में हैं। तो क्या रहता है कि जो BEd और DED जो शैक्षणिक जो डिग्रियां होती हैं, ठीक है ना, जो एजुकेशन जिनसे हम जो NCTE जो संस्था है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, क्या रहता है, NCTE से जो अप्रूव्ड कॉलेज रहते हैं, उन कॉलेज से हम, उन अप्रूव्ड कॉलेज से कोई हम डिग्री करते हैं, चाहे वो BEd हो, DED हो, और MEd होता है, फिर DLED होता है। DED का जो पुराना नाम था वो आजकल DLED हो गया, उसको एलिमेंट्री एजुकेशन बोला गया है, ठीक है ना। और BEd हो गया। अब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी आजकल गवर्नमेंट ने चलने लगी हैं, BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, ये 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। हालांकि उसमें स्टूडेंट का एक 1 ईयर का फ़ायदा भी हो जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट को BA करना है, अब वो BEd करेगा, 3 साल का BA हो गया, 2 साल का BEd हो गया, उसका 5 ईयर हो गया। अब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में क्या हो रहा है अमित, कि 1 साल बच रहा है स्टूडेंट का, 1 ईयर का इसमें जो है वो बच जाता है। तो जैसे 3 साल का उसका BA, 2 साल का BEd, 5 होगा। लेकिन जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो 4 ईयर्स का होता है, स्टूडेंट में उसका 1 साल बच जाता है। तो जो NCTE से जो अप्रूव्ड कॉलेज रहते हैं, जिनसे हम BEd, DED या DLED करते हैं, तो अब NIOS क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये भारत शासन के शिक्षा मंत्रालय, आजकल पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD था उसका नाम, आजकल उसको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, उसका एक संगठन है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो NIOS ने क्या हुआ था कि कुछ समय पहले 2012-13 से पहले एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को पेश किया गया था। उसमें रिपोर्ट में ये सर्वे हुआ था कि जो मोस्टली जो स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो अनट्रेंड है, नॉन ट्रेंड हैं, वो स्किल्ड नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वो नॉन स्किल्ड हैं, नॉन डिप्लोमा मतलब BEd DED वाले हैं, वो लोग एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स में जो पढ़ा रहे हैं, तो उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो ऐसा करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस चीज़ को अपने मैनिफेस्टो में था या नहीं था वो तो मेरे को ध्यान नहीं है थोड़ा सा, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने मुख्य धारा में लाके फिर जो अनट्रेंड टीचर थे उनको NIOS से DLED करवाया था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा सबको पता है शॉर्ट होता है, एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक, और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। तो अब ये जो DLED था ये NIOS ने कराया था। इसमें एक छोटी सी कमी ये थी कि ये जो DLED था ना वो 18 महीने का था, और जो हम DED करते हैं NCTE से अप्रूव्ड कॉलेज से या MP बोर्ड से जो होता है तो वो होता है 2 साल का, और ये 18 महीने का था, ठीक
ठीक है ना। तो इसको ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इसको वैलिड नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय रहता है कि इसकी कोई मान्यता नहीं है, ये तो सिर्फ वन टाइम के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम था। एक्चुअल में था वो वन टाइम के लिए ही, लेकिन फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट इसको देखा कि गवर्नमेंट फिर इसको सबसे पहले NIOS को बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने जो NIOS से जो DLED किया था उनको शासकीय सेवा में लिया था। फिर उसके बाद शायद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया था, तो फिर उसमें फिर सभी को लिया गया है। और मैं दर्शकों को बता दे रहा हूं कि NIOS से जिन लोगों ने DLED किया हुआ है उनकी जो DLED है वो पूर्णतः वैध है। और शासकीय सेवाओं में भी मेरे साथ कई लोग जो मेरे साथ जो भर्ती हुए हैं वो भी कई लोग NIOS से DLED था उनका, और उनकी शासकीय सेवा है MP गवर्नमेंट में। अब अदर स्टेट में बिहार का मुझे कन्फर्म है, बिहार में लिया हुआ है, MP का भी कन्फर्म है। अब अदर स्टेट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, वैसे है कन्फर्म कि वो वैलिड है NIOS का जो है। तो दर्शकों को मैं बता दे रहा हूँ, उनके उस संशय को वो दूर कर लें कि जो NIOS का DLED है वो पूर्णतः वैलिड है, वैध है। इस चीज़ को छोड़ करके तैयारी करें। हाँ, इस चीज़ को दिमाग से, देखो एक चीज़ है, इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल लोड ना लें कि हमारा जो DLED है वो वैलिड नहीं है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो इस चीज़ को आज बिल्कुल क्लियर कर लें कि जो NIOS का DLED है वो फुली वैलिड है। राघव भैया, अभी हम बात करेंगे ग्रामर बुक और फिर हम बुक ऐप पे आएंगे। तो ग्रामर के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ें कि अच्छा कर पाएँ? देखिए, ग्रामर के लिए भी आजकल का एक समय की एक कमी कहें उसको, या आधुनिकता की दौड़ कहें, एक कंपटीशन का जो दौर चल रहा है, कंपटीशन बहुत है, तो हर चीज़ में कंपटीशन है। आजकल अपन देखते हैं पब्लिशरों की झड़ी लगी पड़ी हुई है, यानी हर पब्लिशर की अपनी अपनी एक बुक है, एक किताब है। अब उनको जो पब्लिशर हैं उनको उनकी पुस्तक बेचने से मतलब है कि हमारी जो बुक है वो बिके। अब उनको कंटेंट से मतलब नहीं है कि हमारी बुक के अंदर जो कंटेंट है वो कितना यूज़फुल है, कितना इजी है, बुक की जो लैंग्वेज है वो कितनी अच्छी है, स्टूडेंट उसको कवर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। उस पब्लिशर को अपनी बुक्स की कॉपीज़ बेचने से मतलब है, ना कि उसके कंटेंट से मतलब है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बुक्स में मैं किसी पब्लिशर के अगेंस्ट में भी नहीं जाना चाहता और फेवर में भी नहीं हूँ। मेरा जो खुद का अनुभव है कि बुक से तैयारी ना करके आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें, खुद के नोट्स प्रिपेयर करें, अथेंटिक नोट प्रिपेयर करें। आप मैंने जो किसी एक पर्टिकुलर बुक से कभी नहीं पढ़ा, मैं कभी, मेरी एक छोटी सी आदत ये है कि मैं पब्लिशर से बहुत कम सेटिस्फाइड होता हूँ। मैं एक पब्लिशर ने यदि दे दिया तो फिर मैं दूसरे पब्लिशर में उसको क्रॉस वेरीफाई करूँगा। अब वो क्रॉस वेरीफाई यदि नहीं हो रहा तो फिर मेरे मन में ये लग जाता है कि यार ये मैच क्यों नहीं हुआ डेटा। जब वो डेटा मैच नहीं होता है तो फिर क्या करना पड़ता है कि मन में उत्सुकता जागती है। तो फिर सेल्फ स्टडी ही उसका एक ऐसा माध्यम मैंने जो माना है कि सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे अच्छा तरीका है। आप खुद के अपने नोट्स बनाएं, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से पढ़ के सबसे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, तो वो जो आपके जो नोट्स जो बनते हैं वो बहुत सीधी सरल भाषा में बनते हैं। तो आजकल मैंने राघव भैया एक चीज़ देखी हुई है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 10-10, 12-12 घंटे भी तैयारी करते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं 4-5 घंटे पढ़ते हैं। 10 घंटे वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो 4-5 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा क्या है? देखिए, ये तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि हाथी के दांत देखने के और खाने के और, तो और होता भी है कि हाथी के जो दांत, हमें बड़े बड़े जो दांत दिखते हैं एक्चुअल में वो उसके दिखाने वाले दांत होते हैं, और वो जो खाना खाता है वास्तव में वो जो दांत हैं वो अलग होते हैं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन हो, और हम 4 घंटे पढ़ें उसका ना हो। मायने ये रखता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है मेरे हिसाब से कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा कंटेंट मायने रखता है। हम जो पढ़ रहे हैं वो कंटेंट कितना अच्छा है, कितना हमने उसको प्रिपेयर किया हुआ है। क्योंकि स्टूडेंट्स की क्या रहती है कि ये बुक्स भी खरीद ली, वो बुक्स भी खरीद ली, किसी ने बता दिया ये भी खरीद ली, खरीद के रख 1-2 दिन पढ़ी, बुक पटक ली। तो उससे अच्छा है कि हम अपना खुद का नोट्स तैयार करें, उससे अध्ययन करें। तो जैसे कि ग्रामर का हो गया है, अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं, ऐसे मतलब किसी एक पे भरोसा करना सही नहीं। चाहे कितना ही अच्छा, कितना बड़ा पब्लिशर हो, आप एक पब्लिशर पे निर्भर तो मेरे हिसाब से कभी ना फिर भी रहें। आप 2-3 मतलब नाम बताना चाहें बुक्स के, तो कौन सा सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, इंग्लिश का सबसे बड़ा जो अच्छा है, एक तो लूसेंट की जो बुक्स होती है, लूसेंट की और परफेक्ट की, ये जो दोनों बुक्स होती हैं, इनमें जो ग्रामर का जो कंटेंट है वो बहुत एक्सटेंडेड है, बहुत विस्तार रूप में दिया गया है।
हाँ, अच्छे से दिया हुआ है, डिटेल्ड में दिया हुआ है। अब समस्या ये रहती है, अच्छा उसमें इतना डिटेल में दिया हुआ है कि हम उसको यदि एग्ज़ाम में हमने मोस्टली देखा हुआ कि 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं मिलता है। कभी है कि किसी एग्ज़ाम में 4-5 महीने का समय मिले। आजकल क्या है कि भाग दौड़ में गवर्नमेंट भी क्या रहता है कि मतलब 2-3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं मिल पाता है। अब जो लूसेंट की बुक है वो 2-3 महीने के लिए नहीं बनी। लूसेंट की बुक है लंबे समय के लिए, जब आप किसी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हों तब आप उसमें से, अब देखो फिर बात वो वहीं आ गई, मैं घूम फिर के उसी पॉइंट पे आऊँगा कि जो लूसेंट की जो बुक है उसमें जो डिटेल्ड सिलेबस आपको दिया गया उसमें से आप अपने नोट्स तैयार करें, ये लिमिटेड नहीं कि पूरा सिलेबस का। कंटेंट ही पढ़े जा रहा है। हाँ, अब पूरा कंटेंट ऐसा है कि वो आपके काम का ही नहीं है, आप उसमें अपना समय खराब कर रहे हैं। जो कंटेंट आपके काम का है उसको आप अपने नोट्स में नोट्स करते जाएं, एक नोट्स तैयार करें आप, उससे जो रिलेटेड मटेरियल है वो आप अपने नोट्स में सेव करते जाएं। और बुकैब की बात करें, आजकल तो बुकैब का पोर्शन भी काफ़ी बढ़ गया है, बुकैबलरी ज़्यादा नंबर की पूछे जाने लगी है, तो याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, तो कैसे इसको करें हम कि अच्छे से हो जाए ये? देखिए, वोकाबलरी को जहाँ तक मेरा अनुभव है कि शायद वोकाबलरी को याद तो नहीं रखा जा सकता। तो उसके लिए मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश कंटेंट पढ़ें, इंग्लिश की मोस्टली बुक्स पढ़ें। सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश का वोकैबलरी कैच करने के लिए, जो मैंने अनुभव किया है, आप अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ें। इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर आते हैं उनको पढ़ें। इंग्लिश के न्यूज़पेपर का जो आपका जो रीडिंग का जो एक्सरसाइज होगा वो वोकैबलरी के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। आप वोकैबलरी को ईजिली कैच कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर इसके लिए अच्छा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और लूसेंट में और तो बल्कि vocabulary- इंग्लिश वोकेबलरी के नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि इंग्लिश के अलावा भी मेरा एक छोटा सा अनुभव है। जैसे आप किसी कॉम्पिटिशन, जाहिर सी बात है आप सभी लोग किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ ही रहे होंगे, तो आप तो एक आपकी जो स्टडी है उस स्टडी के पार्ट में एक न्यूज़पेपर के हिस्से को शामिल कर लें। क्या रहता है, एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप भी मेरी बात का समर्थन करेंगे सुनने के बाद, कि जैसे हम कोई न्यूज़पेपर आज पढ़ते हैं, तो जैसे कल मान के चलो कोई स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की, मान के चलो प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने कोई स्कीम्स की स्टार्टिंग की, आपने उसको न्यूज़पेपर में पढ़ा और 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में वो स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है कि ये स्कीम्स किस डेट को स्टार्ट की थी, किसने की थी। तो आपने वो न्यूज़पेपर जो 2 महीने पहले पढ़ा था वो आज आपके एग्ज़ाम में काम आ गया है। तो कहीं ना कहीं क्या है, न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स की भी न्यूज़ मिलती हैं आपको, वर्ल्ड की भी मिलती हैं आपको, ट्रेड की भी मिलती हैं, ठीक है ना। आपका डेली का जो करंट अफेयर्स रहता है वो जीके भी आपका, मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर में सभी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। तो न्यूज़पेपर को हमें हमारे, यदि आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर को अनिवार्यतः आप आपके अध्ययन का हिस्सा बनाएं। इंग्लिश वाले तो खास कर इंग्लिश वाले तो खास तौर से इंग्लिश का पढ़ें वोकाबलरी के लिए, और अन्य जो लोग यदि इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली न्यूज़पेपर को जो है अपने स्टडी का हिस्सा ज़रूर बनाएं, इसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और राघव भैया, अब क्या है कि ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होने लगे हैं और मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस भी अच्छी खासी है, क्योंकि कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है। तो मॉक लगाना अब वर्तमान में हम बात करें तो कितने इम्पोर्टेंट हो? देखिए, पहले क्या था, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, वो हमारे सीट पे होता था, तो शायद मुझे नहीं लगता कि जब वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था वो हमारे सीट के टाइम में मॉक टेस्ट शब्द आया भी होगा। हाँ बिल्कुल। आया भी नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट, मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका है। और मॉक टेस्ट जो है आपका एक मिरर के समान का मैं उसको मानता हूँ कि आपकी यदि तैयारी परफेक्ट है तो मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल अटेंड करना चाहिए। बिल्कुल मैं उसको महत्वपूर्ण मानता हूँ मॉक टेस्ट को। ऑनलाइन भी आते हैं आजकल और ऑफलाइन भी आते हैं। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलते हैं। हाँ। अब आपको जो भी ऑनलाइन आपका वॉच सेट करके जो भी आपका मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन एग्जाम में तो ऑनलाइन लगाएंगे। हाँ ऑनलाइन एग्जाम है, आजकल सीबीटी हो रहा है, हाँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, तो ऑनलाइन ही। और एक और राघव भैया, आजकल कोचिंग का भी काफ़ी ट्रेंड है और सेल्फ स्टडी का भी, तो कैसे तैयारी करें, सेल्फ स्टडी या कोचिंग कर लें? देखिए, दोनों चीज़ों का अलग अलग महत्व है। कोचिंग का भी अपना अलग महत्व है और सेल्फ स्टडी का भी। अब मैं कोचिंग का इसलिए नहीं बोलूँगा और सेल्फ स्टडी का भी इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने जो अनुभव किया हुआ है वो कोचिंग ना करके सेल्फ स्टडी को मैं ज़्यादा महत्व देना चाहूँगा। क्योंकि देखो, कोचिंग में क्या रहता है कि आजकल बहुत भीड़ चल रही है। कोचिंग में भी एक क्या कर रहा है, कोचिंग क्या की तैयारी कर रहा है,
IAS की, IPS की या MPSI की या फिजिक, मतलब कि जो भी अन्य अन्य तैयारी आप जो कर रहे हैं, तो कोचिंग में मेरे हिसाब से मैं जो सेल्फ स्टडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि हमें सेल्फ स्टडी पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए कोचिंग की बाद में, यानी सेल्फ स्टडी पहले, कोचिंग बाद में। वो सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा अपने आप पर वो विश्वास भी बढ़ता है। हाँ, आत्मविश्वास भी बढ़ता है जब हम खुद से तैयारी करते हैं। हम देखते कई लोगों ने, जैसे मुझे भी यूपीएससी का, कई लोगों ने ऐसा था कि जिन लोगों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से बिना कोई कोचिंग के निकाला, तो जब मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ी तो मुझे भी लगा कि यार हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक प्रेरणा रहती है। और यदि हम बात करें जैसे कि हम जब बीएड और डीएड करते हैं तो उन बुक्स की इम्पोर्टेंस, खास करके सीडीपी वगैरह पेडागोजी पूछी जाती है और भी बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर रहता है, तो ये वाली बुक्स मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है? काफ़ी लोग शायद ऐसा लगे उनको, यार इतनी सारी बुक्स होती हैं, इनको पढ़ेंगे तो ये वो बहुत टाइम जाएगा, तो इनकी इम्पोर्टेंस एक्चुअल में है क्या यदि सिलेक्शन लेना है गवर्नमेंट जॉब में? तो देखिए क्या रहता है कि हमारी एक जो शिक्षा व्यवस्था की जो कमी है, हाँ, वो ये है कि जैसे आज हम देखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, या जो IIT हैं, या कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई स्टूडेंट, बहुत सारे लोग टेक्निकल में जाते हैं, 4 साल BE का इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी वो जॉबलेस रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं भाई? आप तो BE की डिग्री कर रहे हो, 4 ईयर्स का आपका टेक्निकल का आपका डिग्री है आपकी, आपने उसको रेगुलर किया हुआ है, उसके बाद आप जॉबलेस क्यों हो? तो उस हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्रैक्टिकल से बहुत दूर है। कई लोग देखते हैं कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा कर लेते हैं और उनको कंप्यूटर का कीबोर्ड नहीं आता है। क्यों नहीं आता? भाई आप तो उसके डिग्री होल्डर हो ना, आपको आना चाहिए। तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रैक्टिकल मेक्स मैन परफेक्ट। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो टीचिंग का जो एक पेपर का जो एक सब्जेक्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसमें हम जो कॉलेज में जो BEd DEd करते हैं, उसका जो सिलेबस है वो यदि आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ, वो पार्ट यदि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई से भी स्टेट का TET क्रैक करने से आपको कोई रोक सकता है। उन बुक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है TET के लिए, क्योंकि जो आपका BEd DLEd और या BLEd का जो आपका जो भी आप BEd DEd की जो कोर्स डिग्री करते हैं, उसमें उसका जो सिलेबस है वो TET में, आप किसी भी स्टेट का, मैं कहूँ सभी स्टेट में जो TET होते हैं उनमें उन बुक्स का जो पूरा सिलेबस है आपको मिलेगा। उससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके वहीं से क्लियर होते हैं। राघव भैया, कोरोना काल की हम बात करेंगे, इसका मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ था। मैंने जब वर्ग 3 की तैयारी करी थी तो सच बता रहा हूँ, मैंने इतना यूटिलाइज़ किया कि आज मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब है। शायद वो इसी की वजह से ऐसा है। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप बताना चाहेंगे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, कोरोना काल एक ऐसा काल था कि भगवान से प्रार्थना करूंगा कि शायद वो दौर कभी हमें देखने को ना मिले। बिल्कुल एक पूरा सिटी पूरा बंद था, शहर बंद था, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था, सभी जगह बंद था, लोग माइग्रेट हो रहे थे यहाँ से वहाँ। और इतने के बीच में सबसे दुखद हमें जो था, रोज़ लोगों के जो अपनों के बिछड़ने की जो खबर मिल रही थी, वो सबसे ज़्यादा उस टाइम कोरोना के टाइम पे मुझे मतलब बहुत दुखी किया। कई मेरे अपने ऐसे उस टाइम पे मुझसे दूर हो गए, शायद मैं उनको आज भी याद करके मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो कोरोना का जो समय था, जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में अब मैंने देखा कि यार अब कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, ऑफिस बंद थे, सब बंद था। तो उस कोरोना के जो टाइम को मैंने जो यूटिलाइज़ किया वो स्टडी में ही मैंने अपने टाइम को इन्वेस्टमेंट किया, और उसका मुझे आज आउटपुट भी मिला। और कोरोना के टाइम से जो मेरा सेल्फ स्टडी का जो चूँकि मैं भी शिक्षा विभाग में अतिथि के पद पर व्यस्त रहता था लॉकडाउन से पहले, तो अपने नोट्स तैयार नहीं कर पा रहा था मैं कई दिनों से, वो नोट्स मेरे उस कोविड में, कोरोना काल में बन गए, और उन नोट्स को ही मैंने पढ़ा, उन नोट से ही मैंने अच्छे से तैयारी की, जिसका मुझे ये है कि आपदा को भी कई बार हम उसमें अवसर में बदल सकते हैं। तो वो कोरोना सबसे अच्छा समय था। ऐसा टाइम दोबारा कभी ना आए, लेकिन अब यदि मौका मिला है, कुछ कर नहीं रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर लो, तैयारी ही कर लो, वो भी है। राघव भैया, एक बात करेंगे सैलरी की, अपन बात करेंगे, क्योंकि जब जॉब लग जाती है तो ये मतलब अधिकतर लोग इसीलिए तो जॉब करते हैं, हमारे पास सैलरी है, हमारा घर चले। तो इसके बारे में बताइएगा कि कैसी क्या सैलरी है? सैलरी जो है, देखिए क्या रहता है कि वैसे तो सैलरी का जो पे स्केल है,
मैं थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मध्य प्रदेश में जो स्टेट गवर्नमेंट है, शिक्षा विभाग में अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, ठीक है ना। जो पे कमीशन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हमें 10 साल के लिए एक पे कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है और वो पे कमीशन कर्मचारियों के जो वेतन है उसको तय करता है। तो अभी मध्य प्रदेश में जो हो वो 7वां वेतन आयोग चल रहा है, 7th पे कमीशन चल रहा है। उस 7th पे कमीशन में अब शिक्षा विभाग में क्या हुआ था, अभी बीच में 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, तो उसने क्या किया था कि जो नए लोगों की जो भर्ती थी उसमें प्रोविजन जो पीरियड है परिवीक्षा अवधि वो 3 वर्ष की कर दी है। और उस 3 वर्ष की अवधि में पहले वर्ष जो कर्मचारी को जो उसका मूल वेतन है उसका 70%, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 90% और चौथे वर्ष जो 3 साल की जो परिवीक्षा अवधि है आफ्टर 3 इयर्स प्रोविजन पीरियड आपको 100% सैलरी मिलेगी। तो अभी जो है माध्यमिक शिक्षक के पद पर मेरा 29,700 मतलब 29,000 के आसपास मेरा जो है NPS कट के, क्योंकि OPS बंद हो चुका है, ओल्ड पेंशन स्कीम, अभी न्यू पेंशन स्कीम्स जो चल रही है। NPS के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि NPS में क्या रहता है कि कर्मचारी का जो मूल वेतन है उस मूल वेतन की 10% की राशि जो है वो काटी जाती है और उसमें 14% की राशि गवर्नमेंट में लाके एक NPS का अकाउंट ओपन कर देती है। उस NPS में वो जो राशि 10% मूल वेतन में से काट के 14% गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है। फिर वो जाके अपने NPS के प्रान नंबर जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है उसमें जमा हो जाती है, उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। और रिटायरमेंट के टाइम 40% जो जितना भी जो पैसा इकट्ठा होता है उसका 40% विड्रॉल हो जाता है और 60% की लाइफ टाइम के लिए पेंशन बन जाती है मंथली। तो ये है। तो अभी बेसिक पे क्या चल रहा है वर्ग 2 का? अभी बेसिक पे 22,600 है, उस पर हाँ उस पर DA लगता है। DA अभी वैसे नहीं, जैसे कि ये जो 100% वाला बेसिक पे आपका, हाँ वो 44-45 के आसपास है। मतलब जैसे 100% जब सैलरी मिलेगी तो वो 45,000 के जब हो आसपास। जाएगा तो DA हाँ जब 100% हो जाएगा DA शायद 38 के समथिंग मिल रहा होगा। हाँ वैसे कम चल रहा है, 4% कम ही मिल रहा है। अच्छा 42 होना है हाँ। वैसे, ठीक है। तो ये हमने बहुत सारे डाउट राघव भैया से पूछे हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताए हुए हैं। और आप ऐसा कुछ सुझाव देना चाहें जो बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जॉब लेना ही है उन लोगों को, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक मन में एक जुनून होना चाहिए, कुछ भी कर गुजरने का एक साहस होना चाहिए। हमारे मन में नौकरी पाने की एक ललक होना चाहिए और उसको पाने के लिए दिन रात हमें बिल्कुल मेहनत करते रहना चाहिए। देखिए करत करत अभ्यास जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जात है और सिल पर परत निशान। तो ऐसा कहा गया है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए क्या रहता है कि कई चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जैसे कई लोग इसी इंटरव्यू को ले रहे होंगे कि अरे यार ये बड़ा ज्ञान बांट रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है। कई लोग, कई दर्शक जो हैं कई लोग कमेंट करेंगे कि यार बड़ा ज्ञान बांट रहा है, लेकिन वो ज्ञान बांटने के लिए अनुभव सबसे बहुत मायने रखता है कि हमें जो है दिन रात किसी भी चीज़ को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन यदि हमने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले तो हमें हमारे जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए कि मुझे ये बनना है, ये करना है, इस क्षेत्र में जाना है, इस सेक्टर में जाना। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अमित कि हमें हमारा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अब हमारा लक्ष्य निर्धारित है नहीं तो हम प्राप्त क्या करेंगे? कांस्टेबल कभी कुछ तो हम इधर उधर भटकते रहते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में जो भी बनना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए किसी को UPSC की तैयारी करना है, IAS IPS की करना है, UPSC क्रैक करना है, किसी को स्टेट PSC करना है या किसी को MPSI, किसी को पटवारी, किसी को वन रक्षक, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस पद की आपको लालसा है कि मुझे इस पद पर जाना है, तो सबसे पहले उस पद की आप संपूर्ण जानकारी इकट्ठी कीजिए कि ये पद में कैसे जाते हैं। उसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, 2 परीक्षाएं होती हैं, फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, इंटरव्यू होता है। उसकी पहले आप पूरा प्रोसीजर पता कीजिए। प्रोसीजर पता करने के बाद फिर उसकी एलिजिबिलिटी पता कीजिए। आप इस पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, फिर वो एलिजिबिलिटी क्रैक कीजिए। आप एलिजिबिलिटी क्रैक करने के बाद अब उस पद की आप एलिजिबल हो गए, योग्य हो गए, फिर आप अपनी तैयारी प्रारंभ कीजिए। तो आप ये नहीं है कि आप तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं तो आप हमेशा ही करते रहें। सही बात है। जब आप मेहनत करेंगे लक्ष्य का निर्धारण करके, जैसे अर्जुन को पता है अर्जुनीन किम दृष्टम अर्जुनीन सुखनेत्रम दृष्टम, आपने प्रसंग पढ़ा होगा, मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, बोर हो रहे होंगे सभी लोग। तो हमारा लक्ष्य, अर्जुन का लक्ष्य क्या था? सुख का नेत्र था।
तो ऐसे ही हमें हमारे जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित करके दिन रात उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए। और मैं खासकर से युवाओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का टाइम है। तो आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे यूथ सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं हमें। तो यदि आपको नौकरी या शासकीय सेवा में जाना है तो आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाना पड़ेगी, उस एडिक्शन से आपको बाहर आना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। रील्स देखने जाते हैं, एक दो देखने का मन होता है लेकिन देखते चले जाते हैं। हाँ, अब उसी रील्स का जो डेटा है वो समय है आप आपकी स्टडी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे कई ऐसे ऐप्स, यूज़फुल ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपकी स्टडी में आपके कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया का भी उन्होंने अच्छा बताया भैया ने, तो आप थोड़ा सा इसका अच्छे से यूज़ करिएगा। ये अभिशाप भी है और वरदान भी है, बिल्कुल। दोनों चीज़ें हैं। तो ये जो भी सारे प्रश्न बन रहे थे वो हमने बताया आपको, और साथ ही साथ कुछ आपके कमेंट आएंगे, डाउट आएंगे तो आप कमेंट करिएगा। राघव भैया कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दें। बिल्कुल। और नहीं तो घर के भैया हैं, अपने ही भैया हैं, इंटरव्यू होता रहेगा, आप तक जानकारियाँ पहुँचती रहेंगी। और इंटरव्यू कैसा लगा वो भी बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। ये लोग शेयर नहीं करते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अमित भी बहुत मेहनती है और मेरा अनुज है अमित भी, उसने भी उसके जीवन में बहुत संघर्ष किया हुआ है। मेरे पीछे पीछे ये कहें कि बहुत संघर्ष किया हुआ है अमित ने। तो आप, अमित बहुत मेहनती है। उसका जो चैनल है एस सक्सेस क्लासेज, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना? आप, हो सकता है यह वीडियो किसी को अपनी डाउट क्लियर करने में मददगार साबित हो। और बहुत मेहनत लगती है सच बताऊं तो ये काम करने में। अब क्वेश्चंस रेडी करना, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, एडिटिंग करना, कम से कम ये वीडियो 15 GB की बनी होगी 4K में, तो आप साझा करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।